खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है और भारत में इस वक्त डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 70,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 977 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख के करीब है। तो वहीं देश में अब तक कोरोना से 20 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। एक बार फिर से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता पैदा करते हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 70,000 नए मामले, 977 लोगों की मौत भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। भारत में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा है। इससे पहले भारत में 13 अगस्त की अगर हम बात करें तो 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 28 लाख से ज्यादा कोरोना से लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से ज्यादा है, तो वहीं 20 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका और ब्राजील को भी नए मामलों की तुलना में अगर हम करें तो भारत पीछे छोड़ता चला जा रहा है। पिछले 7 दिन में औसतन नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.90% हो गई है, तो वहीं लगातार रिकवरी रेट भी भारत में सुधर रहा है। लेकिन लगातार एक हफ्ते तक भारत अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा आंकड़े पेश कर रहा है, जो एक अलार्मिंग स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है। तो कोरोना की तेज रफ्तार, कई राज्यों में स्थिति बेहाल है और कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर कोरोना इस वक्त सबसे ज्यादा कहर मचा रहा है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े वहां से सामने आ रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जिस तरीके से इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है, आने वाले दिनों में क्या राहत मिलने वाली है या फिर इसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आते रहेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में डीके गुप्ता जी जुड़ गए हैं, सीएमडी हैं फ्लेक्स हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है, लगातार 7 दिनों से भारत में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते आंकड़ों का आप क्या कुछ कारण देख रहे हैं? क्योंकि टेस्टिंग एक बड़ा पैमाना बताया जा रहा है, जिस वजह से मामले बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? तो हमारी जो जनसंख्या है वो अमेरिका ब्राजील से कहीं ज्यादा है, तो हमारे यहाँ केसेस ज्यादा आएंगे। क्योंकि टेस्ट कम हो पा रहे हैं, तो इसलिए पता नहीं लगता कि टेस्ट कितने लोग हो गए, कितने केसेस आ चुके हैं। और अब अच्छी बात यह है सबके लिए कि टेस्ट होना बड़ा आसान हो गया है कि अब कई सारे टेस्ट अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है, आरटी-पीसीआर है, ट्रू नॉट है, तो इतने सारे टेस्ट अवेलेबल है, गांव-गांव में अवेलेबल है। तो लोगों को अब चाहिए, जागरूकता चाहिए, लोगों के अंदर आनी चाहिए कि लोग खुद आके, जिनको भी लगता है खांसी, जुकाम, बुखार है, थकान है या स्वाद नहीं आ रहा है या स्मेल चली गई है, इनको जिसको भी ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको तुरंत आगे बढ़कर टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि हम जब टेस्ट करा पाएंगे तभी पता लगेगा कि पेशेंट इन्फेक्टिव है या नहीं है। अगर पेशेंट इन्फेक्टिव है तो उसको तुरंत आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करें, जिससे उसकी जान बचाई जा सके, कॉम्प्लिकेशन कम करे जा सके, और उसके आसपास जितने लोग हैं जो कांटेक्ट में, उन सबको क्वारंटाइन करा जाए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, अभी जो क्वारंटाइन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी शिथिल हो गई है, थोड़ी लोगों में जागरूकता कम हो गई है। क्वारंटाइन अच्छे से नहीं होने की वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है, ये साफ तौर पे इस वक्त कहा जा रहा है, जिस वजह से इतने बड़े नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो रिकवरी रेट है और मृत्यु दर है, इसमें लगातार राहत की बात महसूस की जा रही है। क्या आपको लगता है कि अगर हमारे देश में रोज 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, तो रिकवरी रेट और मृत्यु दर को लेकर हमें खुश होना चाहिए कि भारत में आने वाले दिनों में स्थिति अच्छी हो जाएगी कोरोना को लेकर?
नहीं, खुश तो मैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दर भले ही कम है, 2% से कम है, लेकिन चूंकि हम डायग्नोस भी बहुत कम कर पा रहे हैं, टेस्ट बहुत कम आ रहे हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट नंबर, सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी हमें मानते हैं कि हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय लोग हैं, उन सबकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, बाकी लोगों से, जो यूरोपियन लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, उनसे अधिक है। हमारे यहाँ जो जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, मिडिल एज पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, हमारे यहाँ एल्डरली लोग थोड़े कम है, तो इसके भी हम सबके यहाँ बीसीजी कंपलसरी लगाया जाता है, वैक्सीन लगता है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम लोग की इम्यूनिटी अच्छी है, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतनी हमें खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, 135 करोड़ की आबादी है, तो अगर इसमें 1% भी लोग प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो भी बहुत बड़ा नंबर होगा और बहुत बड़ा आंकड़ा छू सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कदम रखने चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पे चीजें रोकनी चाहिए, सो दैट इसका संक्रमण की रफ्तार को कम कर सके, क्योंकि संक्रमण खत्म तो जाना से रहा, अब तो एक कम्युनिटी में आ चुका है, हमारे समाज में आ चुका है, तो हम इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन ना आ जाए, अच्छा चारा ना आ जाए, या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए। बिल्कुल। सर ये भी बताएं मुझे, जिस तरीके से आपने भी इशारा किया कि मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और भी बढ़ सकते हैं, जिस पीक की बात आज से 2-3 महीने पहले कर दी गई थी, जिस तरीके से दिल्ली एम्स डायरेक्टर ने इशारा किया था कि अभी भारत में पीक आना बाकी है, पीक अब आता दिखाई दे रहा है, क्या इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति भारत में हो सकती है जिस तरीके से अभी रफ्तार है कोरोना की? चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, मतलब जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे बाहर के देश हैं, विदेश हैं, विदेशों में, वो हमारे अंदर एक उत्तर प्रदेश से छोटे हैं, इवन बहुत से छोटे राज्यों से छोटे हैं, तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रदेश या देश जैसे हैं, जो स्टेट हैं हमारे यहाँ, तो पीक जो है ना, हर प्रदेश में, इवन हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग टाइम पे आएगा, तो एक पूरे देश में पीक आने की बात कहें तो वो नहीं, सही नहीं है। जैसे बॉम्बे में पीक आ चुका है, चेन्नई में पीक आ चुका है, अहमदाबाद में आ चुका है, दिल्ली एनसीआर में पीक आ चुका है, तो यहाँ पे ढलान पे कैसे स्टार्ट हो गए, बट अभी भी जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज हैं, खास करके जो रूरल एरिया है, वहां पे इन्फेक्शन थोड़ा लेट से पहुंचा है, तो वहां पे ट्रांसमिशन अब स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे पीक आना बाकी है। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में उनकी क्या, कब वहां पे इन्फेक्शन शुरू हुआ था, उसके हिसाब से पीक आएगा, और ये पीक लगभग मुझे लगता है अगले साल तक चलेगा, दिसंबर जनवरी के बाद भी चलेगा, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग टाइम पे पीक आएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी तरफ से कही गई है कि अलग अलग तरीके से राज्यों में कोरोना रिएक्ट कर रहा है और उसी तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। सर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ यहाँ पर कि पहले ये कहा जा रहा था कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट ऑफ पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बावजूद इसके अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में डबलिंग रेट जो है केसेस का, वो अब लगातार छोटा होता चला जा रहा है। जहां पर पहले 39 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, अब महज वहां पर 5 या 6 दिन या 2 दिन का समय लग रहा है। आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह देख रहे हैं? तो चूंकि कोरोना जो इन्फेक्शन है या वायरस इन्फेक्शन है बहुत ही ज्यादा कॉन्टेजियस है, मींस 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और 27 से 100 ऐसे बढ़ता है, चेन में बढ़ता है। तो जब तक 50, 60, 70% लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, चेन ट्रांसमिशन ब्लॉक नहीं होगा, या जब तक हम लोग अच्छे से क्वारंटाइन नहीं करेंगे, लोगों को आइसोलेट नहीं करेंगे, ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली आइसोलेशन, सो दैट हम लोग ब्रेक कर सकें चेन को। और जितने कॉन्टेक्ट हैं, जितने सस्पेक्ट हैं, उनको क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। मैं फिर बताऊंगा, क्वारंटाइन अब पहले के मुकाबले कम हो रहा है या उतना अच्छे से, उतना इफेक्टिव वे में नहीं हो रहा है, तो क्वारंटाइन करना बहुत इफेक्टिव है। आज ही नोएडा के डीएम ने एक मीटिंग करी है और सब लोगों को बोला है, जबकि नोएडा एक अच्छा शहर है, नोएडा ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उसमें देखें तो नोएडा ने बड़े अच्छे से कंट्रोल किया, लेकिन फिर उन्होंने बात दोहराई है दोबारा कि हम क्वारंटाइन हमें और अच्छे से करना चाहिए अगर हमें इफेक्टिव कंट्रोल करना है। तो अगर हम क्वारंटाइन अच्छे से करेंगे तो हम इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं, अगले 3-4 महीने 5 महीने में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, या इसका ट्रांसमिशन लेवल बहुत लो हो जाएगा और उससे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है ये वो सारे की पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, या ये सारे लूप होल्स हैं जो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, जिस वजह से कोरोना की रफ्तार देश में इतनी तेज होती जा रही है। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी यहाँ पर कि कई देशों में हमने कोरोना का जो पैटर्न देखा है, उसमें कोरोना खत्म हुआ है और उसके बाद दोबारा से लौटा है। मैं जिक्र यहाँ पर न्यूजीलैंड का कर रही हूँ, जहाँ पर हम कोरोना मुक्त न्यूजीलैंड को देख रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर एक बार फिर से केसेस आना शुरू हो गए। तो क्या ये स्थिति जब भारत कोरोना मुक्त होगा,
हम आशा यही करेंगे कि जल्द से जल्द हो। तो क्या ये लंबे समय तक रहने वाला वायरस है जो एक बार फिर से आ सकता है? इसके लिए भी हमें एक प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। तो कोरोना मुक्त कहना थोड़ा गलत होगा, हम इसको बोल सकते हैं कोरोना कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अपने पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर सकते हैं, वैक्सीनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वायरस आ जाता है तो आसानी से जाता नहीं है। तो कोरोना मुक्त या कोरोना कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये छोटे छोटे आउटब्रेक बोलते हैं इनको, जो दोबारा होता है ना, इनको बोलते हैं रिसर्जेंस। मतलब कोई इन्फेक्शन दोबारा किसी छोटी कम्युनिटी में फैल गया, कि मान लीजिए कोई ऐसा शहर था देश में जिसमें कोरोना पहुंचा ही नहीं और वो वहां पे अछूता रह गया और वो लोग इम्यून नहीं हो पाए या उनको वैक्सीनेट नहीं कर पाए, और सडनली वहां पे कोई बाहर से आदमी आता है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है जो कोरोना पॉजिटिव है, उसने इन्फेक्शन फैला दिया, तो वहां पे कुछ केसेस तुरंत उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसा चाइना में भी हो रहा है। तो इसको छोटे छोटे आउटब्रेक्स बोलते हैं। इन आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अभी जो हमारा ध्यान रखना चाहिए कि अभी हमें ओवरऑल पूरे पैन इंडिया में कैसे हम इसको जो ट्रांसमिशन रेट को कैसे कम कर सकें, कैसे ब्लॉक कर सकें, सो दैट जब तक वैक्सीन आ जाए तब तक हमें टाइम मिल जाए और उसके तैयारी कर लें हम लोग अपने हॉस्पिटल्स की, बेड्स की, नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की, सो दैट अगर जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनमें जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनको कम लोग इन्फेक्ट हो, कम कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो हम उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें ट्रांसमिशन रेट स्लो करना है। जो लोग रोज केस बढ़ रहे हैं ना, ये बढ़ने नहीं चाहिए। एक पीक आने के बाद ये नंबर ऑफ केसेस डेली कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, नंबर ऑफ ऐसे लोग कम होंगे जिनको हाई लेवल की मेडिसिन या क्रिटिकल केयर या आईसीयू की सुविधा की जरूरत पड़ेगी, तो डेथ रेट कम हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय डेथ रेट कम करने पर होना चाहिए। जान माल को कैसे खतरा कम हो सके उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि कैसे लोगों के मरने का आंकड़ा थमे, क्योंकि अगर देश में रोज़ 900 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं तो ये गंभीर विषय है। अंत में सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि वैसे तो लोग कोरोना को लेकर बहुत एहतियात बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, लेकिन बावजूद इसके और कौन से वो की पॉइंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डॉक्टर की तरफ से सजेस्ट किए जाते हैं, लोग अपने आप को कैसे कोरोना से बचाएं? क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे आपसे। तो सबसे बड़ी बात पुराने तरीके हैं जिनको बात अभी लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है। लोगों ने फिर दोबारा पब्लिक प्लेस पे जाना शुरू कर दिया है, पार्टी दोबारा शुरू हो गई है। तो कृपया पब्लिक प्लेस पे जाना अवॉइड करें, पार्टी करना अवॉइड करें। जहां जरूरत हो, एसेंशियल सर्विसेज की जरूरत हो, उन्हीं के लिए बाहर जाएं, अन्यथा ना जाएं। और जब भी बाहर जाते हैं फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर का फॉलो करें, मास्क लगा के जाएं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, कफ हाइजीन का पूरा पालन करें, हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव है, पूरा पालन करें। तो और अगर किसी को भी सिम्टम, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसी को भी सिम्टम्स आ रहे हैं तुरंत नोटिफाई करें, तुरंत टेस्ट कराएं। अगर पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करें, क्योंकि चूंकि पता है हमें कि इसका इलाज हमारे पास है, हम लोग कॉम्प्लिकेशन कम कर सकते हैं अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई। तो इसलिए प्लीज सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि किसी को भी सिम्टम आए तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से फायदा होगा कि हम आपकी जान बचा सकते हैं और आपके आसपास जितने लोग भी हैं जो आपके शुभचिंतक हैं, सगे संबंधी हैं, उन लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से रोक सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सलाह आपकी तरफ से दर्शकों को दी गई है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार देश में कितनी ज़्यादा खतरनाक होती चली जा रही है और ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स की तरफ से जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसमें ये निकल कर सामने आया। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करें जो कोरोना से आपको बचाने के लिए ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।